हेलो फ्रेंड्स। आज हम जो बांग्लादेश में हाल ही में तख्ता पलट हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। 2024 में बांग्लादेश में हुई तख्ता पलट की घटना ने न केवल देश की राजनीति में भूचाल ला दिए बल्कि भारत के लिए कई चुनौतियां भी खड़ी कर दी है। इस तख्ता पलट के परिणाम स्वरूप शेख हसीना को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है और वे भारत में शरण लेने को मजबूर हुई है ना। आपने देखा होगा कि जो शेख मुजीबुर रहमान है उनके जो स्टेच्यू है उसको भी गिराया जा रहा था और काफी बड़े स्तर पर वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा था बांग्लादेश में। ये घटनाक्रम बांग्लादेश में लंबे समय से बढ़ती अस्थिरता का नतीजा है। 2024 के चुनावों के बाद जिसमें विपक्षी पार्टी ने बहिष्कार किया था, हसीना की सरकार पर अनियमितताओं और अधिनायकवादी नीतियों का आरोप लगाया गया था। जुलाई और अगस्त 2024 में छात्र विरोध प्रदर्शनों और पुलिस के साथ हुई हिंसक झड़पों ने स्थिति को और बिगाड़ा, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश सेना ने अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की है। इस तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और कट्टरपंथी ताकतों के उभरने का खतरा मंडराने लगा है, जिससे भारत को भी सुरक्षा का खतरा हो सकता है ना। आपने देखा होगा कि वहां पे एक नेता है मोहम्मद यूनिस, उनको अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है ना। ये देखो वहाँ के जो बांग्लादेश के जो परिवर्तनकारी या जो सरकार के विरोध में कार्य कर रहे थे वो इस तरह से कब्जा कर लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर इस तख्तापलट का सीधा असर पड़ा है। शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच मजबूत आर्थिक और सुरक्षा संबंध विकसित हुए थे। हसीना ने आतंकवाद और सीमा सुरक्षा के मुद्दों पर भारत के साथ मिलकर काम किया था। हालांकि अब नई सरकार के साथ इन संबंधों को फिर से स्थापित करना भारत के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, खासकर अगर नई सरकार भारत के प्रति शत्रुतापूर्वक अगर रुख अपनाती है तो ये चैलेंजिंग हो सकता है। हाल ही में जो मोहम्मद यूनिस का एक बयान भी आया, उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ समानता के आधार पर संबंध बनाने के लिए इच्छुक है ना। इसके अलावा इस अस्थिरता का फायदा चीन जैसे देश उठा सकते हैं, जो इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत को न केवल अपने आर्थिक और सुरक्षा हितों की रक्षा करनी होगी बल्कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाने होंगे। बड़े स्तर पर आपने देखा होगा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, है ना। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। वहाँ के जो माइनॉरिटी है जिसमें हिंदू वगैरह आते हैं उन पर बड़े स्तर पर अत्याचार हो रहे हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो तख्ता पलट हुआ है इसके बाद भारत और बांग्लादेश के संबंध, इसके पहले भारत और बांग्लादेश के संबंध कैसे थे और अब वर्तमान में क्या स्थिति बन चुकी है कि भारत बांग्लादेश कंटिन्यू रहेंगे या एक तरह से पूरा ब्रेक डाउन हो जाएगा, इन चीज़ों पर हम नज़र डालेंगे। तो जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था 1971 से, तो भारत की इसमें विशेष भूमिका थी, है ना। जब पाकिस्तान एक संयुक्त पाकिस्तान कहलाता था, वो पूर्वी और पश्चिमी दोनों मिला के, तो जो बांग्लादेश अलग हुआ तो बांग्लादेश के जो स्वतंत्रता संग्राम में भारत ने अपनी सेना को पाकिस्तान के विरुद्ध भेजा था। तो वहीं से भारत के संबंधों की शुरुआत मानी जाती है। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद घनिष्ठ और जटिल है। इन दोनों देशों के रिश्तों का आधार 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम से शुरू होता है, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, है ना। अब अगर हम देखें तो भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है वो बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है और बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल भी लगा हुआ है। ये वाले क्षेत्र पूरी तरह से बांग्लादेश से घिरे हुए। तो बांग्लादेश में अगर किसी भी प्रकार की उथल पुथल होती है तो भारत के टेरिटरी पर सीधा असर डालती है ना। तो जैसे अगर हम देखें तो ये बांग्लादेश है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बांग्लादेश है, इससे वेस्ट बंगाल पूरा लगा हुआ है। आपको पता होगा जब पश्चिम बंगाल अंग्रेजों के अधीन था तो बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, है ना। और इसमें पूर्वी और पश्चिमी बंगाल, जब बंगाल का विभाजन किया गया था तो पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में इसको विभाजित किया गया था। तो वर्तमान का जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है वो भारत के पास है और बांग्लादेश एक नए पूरी
जो पूर्वी बंगाल है उसके साथ बांग्लादेश एक नया राष्ट्र के रूप में बन गया है। तो इससे वेस्ट बंगाल की सीमा लगती है ना। और ये छोटे छोटे राज्य जैसे त्रिपुरा है ना, भूटान एक देश है वो भी इसके करीब है। तो ये सारी जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है वो बांग्लादेश की कोई भी गतिविधि से काफी प्रभावित होता है ना। कभी कभी इनलीगल माइग्रेंट का भी मुद्दा उठता है कि बांग्लादेश से जो अवैध प्रवासी वो असम में प्रवेश कर रहे हैं, असम की सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट कर रहे हैं, है ना। एक एक्ट आया था IMDT एक्ट, है ना, IMDT एक्ट, IMDT एक्ट आया था, है ना। इनलीगल माइग्रेंट डिसाइडेड बाय ट्रिब्यूनल। इस एक्ट को आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि इसके अगर आप देखेंगे कि किस तरह से जो बांग्लादेश से भारत में अवैध लोग आ रहे थे उनको बाहर निकालने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे। हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में भी संशोधन किया गया है, तो उसमें भी ये मुद्दा जटिल बना हुआ है। एक तो अवैध प्रवासियों का मुद्दा तो है ही सही, और तस्करी, है ना, और अवैध सामानों की आवाजाही और बॉर्डर सिक्योरिटी, बहुत सारे चैलेंजेस बांग्लादेश के कारण भारत और बांग्लादेश के मध्य इसमें बने हुए। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में के अंतर्गत अगर हम देखें तो 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्र संग्राम के दौरान भारत ने शरणार्थियों की मदद की और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को समर्थन दिया। भारतीय सेना के हस्तक्षेप के बाद 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, है ना। भारत ने काफी मदद की थी एक अलग राष्ट्र बनाने में। इसने दोनों देशों के बीच गहरे रणनीतिक और राजनीतिक संबंधों की नींव रखी थी। अब अगर राजनीतिक संबंध देखें भारत और बांग्लादेश के बीच, तो राजनीतिक संबंध स्थिर और घनिष्ठ रहे हैं। दोनों देश दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय संगठन सार्क, बिमस्टेक और अन्य बहुपक्षीय मंचों में भागीदार है। इन मंचों के माध्यम से दोनों देशों ने आपसी सहयोग को बढ़ावा दिया है। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच सीमा विवाद का समाधान, खासकर 2015 में भूमि सीमा समझौता हुआ है, जो एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हुआ है ना। भारत ने 100वां संविधान संशोधन किया था इसके लिए, है ना। 100वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, है ना। और भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि समझौता किया था। आर्थिक संबंधों को अगर देखें तो भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंध तेजी से बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। भारत बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति करता है और दोनों देशों के बीच वस्त्र, कृषि और निर्माण सामग्री का एक बड़ा व्यापार होता है। वाणिज्य और व्यापार को अगर देखें तो भारत से बांग्लादेश को निर्यात बढ़ रहा है। तो भारत ने बांग्लादेश को कई क्षेत्रों में विशेष तरजीह दी है ना, विशेष तरजीह दी। बहुत सारी संयुक्त परियोजनाएं भी चल रही है। दोनों देशों ने सड़क, रेल, जलमार्ग कनेक्टिविटी को भी बेहतर करने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की है। इनसे क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को और अधिक बढ़ावा मिल रहा है। सांस्कृतिक और जन संबंधों के बारे में अगर देखें तो भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत है। दोनों देशों की भाषाएं, संगीत, कला और साहित्य में कई समानताएं हैं। भारत में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और असम में बंगाली समुदाय की बड़ी संख्या है, जो सांस्कृतिक आदान प्रदान को और मजबूत करती है ना। देखो, एक बांग्ला सांस्कृतिक संबंध में अगर देखें तो बांग्ला जो भाषा है ना, बांग्ला भाषा इनके सांस्कृतिक जुड़ाव में काफी मदद करती है। कैसे करती है कि जो बांग्लादेश में बांग्ला भाषा बोली जाती है और भारत का पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रीय लोग भी इस भाषा का व्यापक स्तर पर प्रयोग करते हैं, तो एक सांस्कृतिक जुड़ाव बना रहता है। सुरक्षा सहयोग को अगर देखें तो दोनों देशों ने आतंकवाद, सीमा सुरक्षा और मानव तस्करी के मुद्दों पर आपसी सहयोग बढ़ाया है। भारत और बांग्लादेश के सुरक्षा बल सीमा पर समन्वय करके सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। दोनों देशों ने सीमा पार से होने वाली तस्करी और अन्य अपराधों को रोकने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किया है। चैलेंजेस क्या है, चुनौतियों को अगर देखें तो हालांकि संबंधों में मजबूती के बावजूद कुछ विवाद और चुनौतियां भी हैं। सीमा पर होने वाले संघर्ष, अवैध प्रवास और जल संसाधनों का बंटवारा जैसे मुद्दे समय समय पर उभरते रहते हैं। खासकर तीस्ता नदी जल विवाद एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसका समाधान अब तक लंबित है ना। तो तीस्ता जल विवाद काफी बना रहता है। एक अगर मोटे तौर पर इसको देखा जाए भारत बांग्लादेश रिलेशंस में, तो एक तो क्लोज नेबर है,
है ना। इंडिया हैज इनवाइटेड ओनली बांग्लादेश एज ए गेस्ट कंट्री अमंग इट्स नेबरहुड ड्यूरिंग इट्स G20 प्रेसिडेंसी। जो लास्ट ईयर भारत ने G20 प्रेसिडेंसी की थी, उसमें भारत के पड़ोसियों में केवल बांग्लादेश ही एक ऐसा देश था जिसे भारत ने बुलाया था गेस्ट मेंबर के तरह। ट्रेड ग्रोथ को अगर देखें तो बांग्लादेश वाज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर इन साउथ एशिया इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। द बायलेटरल ट्रेड रीच्ड 13 बिलियन, है ना, $13 बिलियन का भारत और बांग्लादेश के मध्य व्यापार बना हुआ है। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ 2015 में, मैंने बताया था 100वां संविधान संशोधन के तहत। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है जिसमें खुलना मोंगला पोर्ट रेल प्रोजेक्ट है और अखूरा अगरतला रेल लिंक प्रोजेक्ट है ना। कारपोरेशन ऑफ ग्रुपिंग, भारत और बांग्लादेश के बहुत सारे ऐसे ग्रुप है जो संयुक्त रूप से साझा करता है, जैसे सार्क, बिमस्टेक, IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, है ना। द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में भारत और बांग्लादेश सहयोगी है। अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस के अंतर्गत जियोपॉलिटिकल डायनेमिक, बांग्लादेश इनस्टेबिलिटी में पोस्ट चाइनीज इन्फ्लुएंस। अगर बांग्लादेश में अस्थिरता आएगी तो वहाँ पे चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा, है ना, और चाइनीज इन्फ्लुएंस भारत के लिए खतरा हमेशा ही रहा है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, है ना, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी अगर रहेगी तो वहाँ पे अगर राजनीतिक उथल पुथल रहेगी तो भारत और बांग्लादेश के जो ट्रेड वाली डीलें होती है वो बाधित हो सकती है। रीजनल इशू भी रहता है ना। रीजनल इशू जैसे चाइना डिपेंड्स टाइज विद द बांग्लादेश, इट्स टॉप आर्म मार्केट आफ्टर द पाकिस्तान, है ना। जो चाइना आर्म्स भेजता है वो पाकिस्तान पहले नंबर पे और बांग्लादेश दूसरे नंबर पे। अगर किसी तरह का कोई मुद्दा फंसता है तो भारत के लिए चैलेंज हो सकता है। तीस्ता वाटर शेयरिंग ट्रीटी, है ना, तीस्ता वाटर शेयरिंग हैज बीन ए थ्रोनी इशू सिंस 1947। 1947 से ये तीस्ता वाटर का मुद्दा बना है। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी रिस्क को अगर देखें तो उन क्षेत्रों में $8 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रेडिट एंड नॉर्थ ईस्ट एसेस, है ना, अनरेस्ट थ्रेटन्ड इंडिया। भारत ने $8 बिलियन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट है भारत के नॉर्थ ईस्ट में चला रखे हैं। तो वो एक तरह से अगर बांग्लादेश में अस्थिरता होती है तो उसके लिए चैलेंज हो सकता है ना। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन इंडियाज नेबरहुड, है ना, ताइवान का मुद्दा देख सकते हैं हम, है ना। और मल्टीपल द मिलिट्री जुंता हैज रूल्ड म्यांमार, म्यांमार का मुद्दा भी अगर यहाँ पे फंस जाता है क्योंकि म्यांमार इनके बिल्कुल बगल में है ना। अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो पोस्टिंग न्यू अलायंस, है ना, स्ट्रेटिक जियो पोलिटिकल मैनवरिंग, स्ट्रेटनिंग सिक्योरिटी मेजर्स, सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक प्रोसेस, एड्रेस क्रिटिकल इशू, इन चीज़ों पे हमको ध्यान देना होगा। तो इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस को हमको काफ़ी अच्छे से करना होगा। निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं हम? निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंधों में सामरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग का संतुलन बना हुआ है। दोनों देशों ने पिछले कुछ दशकों में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। हालांकि चुनौतियां भी हैं, लेकिन दोनों देशों की सरकारें रिश्तों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है ना। हाल ही में जो मोहम्मद यूनिस का बयान आता है भारत से संबंध बनाने की दिशा में, वो भी काफ़ी एक सकारात्मक पहलू के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने ये बोला है कि भारत से हम संबंध समानता और म्यूचुअल कोऑपरेशन के आधार पर निर्मित है ना। अभी तक देखो एक मुद्दा ये भी है कि भारत में शेख हसीना तख्ता पलट के बाद भारत आ गई थी, तो अभी तक वो भारत में है। बांग्लादेश ने ऐसे डायरेक्टली प्रत्यार्पण की बात नहीं की है। इससे ये सिद्ध होता है कि बांग्लादेश भारत में किसी तरह का फोर्स नहीं डाल रहा है। अगर प्रत्यार्पण की मांग करता तो भारत और बांग्लादेश के मध्य संबंधों में तनाव हो सकता था, है ना। वो अगर शीघ्र प्रत्यार्पण की तरफ भारत अगर मना करता तो एक टेंस वाला माहौल बन जाता। तो ये सब बातें हैं, हम अगले सेक्शन में नए मुद्दे को देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।